नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मौमिता है। मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी जीवन की कहानी सुना रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और उनके सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं तो कुछ निर्भया या दामिनी कहकर बुलाते हैं। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा असली नाम डॉक्टर मौमिता है। आप सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसलिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की हूं। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। घर में एक लौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देखा है। मुझे याद है कि एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की तो हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद भी मेरे पिता को मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन, मैं हूं ना तेरे साथ। कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरी शिक्षा के लिए पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा चुभती थी और बुरी भी लगती थी। लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश पा लिया। मैं दिन रात नीट की परीक्षा की तैयारी की क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी शिक्षा का जो खर्च हो वो कम हो सके। मैं बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता को वे सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो कि दूसरों के अमीर लोगों के घरों में होती थी। मैंने अमीर लोगों के घरों में देखा था कि उनके घर में हर वो सुख सुविधा होती है जो उन्हें चाहिए। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी और मेरी इच्छा पूरी जरूर हुई। नीट परीक्षा में मुझे बहुत ही अच्छे अंक मिले और उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई और मेरे मन में मेरे माता पिता के साथ बहुत ही खुश हुए। मैंने धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे और बड़ा डॉक्टर बनना था। लोगों की बेहतर सेवा करनी थी, इसलिए मैंने पीएचडी करने का फैसला किया और उसी कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू की। चेस्ट मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने गहन अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया। मेरे माता पिता और मैं बहुत खुश थे क्योंकि अब मेरी पीएचडी की पूरी होने जा रही। मैं बाद में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने जा रही थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और आज मेरे पिताजी मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक सुखद जीवन देना चाहती थी। हमने किन कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया है यह इससे ज़्यादा मैं ही जान सकती हूँ, शायद कोई और नहीं। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ खाना बना कर रखते थे ताकि मैं भूखी न सो जाऊँ। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीख लिया था। कई चीज़ें जो मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने उनसे कभी नहीं मांगा क्योंकि मैं जानती थी कि इसके लिए मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और वो कभी मना नहीं करेंगे। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हूँ और वे मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा कि इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। मेरी ये बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इस साल हम दुर्गा पूजा जरूर मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरी शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मैंने पिताजी से साफ कहा दिया था कि मेरी शादी की चिंता बिल्कुल ना करें। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे पिताजी, इसलिए इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ, मेरी चिंता मत करो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तो मैं शादी जरूर करूँगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे जब भी मैं ऐसा बोलती थी। उन्हें खुश देखकर मेरा मन भी बहुत ही आनंद से भर जाता था। मैंने बचपन से ही अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वो कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी।
मेरी पसंद नापसंद उन्हें बखूबी पता होती थी। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किए थे, अपनी इच्छाओं को दबा दिया था। इसलिए अब मेरी बारी थी कि उनके लिए मैं कुछ करूं। इसलिए मैंने अपनी पहली वेतन से माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई। वे चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत खुश हुई थी और उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। पिछले 6 महीनों से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी होती तो कभी कभी हफ्ते में 24 से 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको अपने आगे की कहानी में बताऊंगी। इस कहानी को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। 2024 का अगस्त महीना मेरे लिए इतना ज़्यादा घातक साबित होगा ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं। वे 63 साल के हैं, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वे बीपी की दवाइयाँ लेना भूल सकते हैं, लेकिन काम करना बिल्कुल नहीं भूलते। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाई लेने के लिए बार बार कहना पड़ता है। हंसते हुए वे कहते हैं कि हाँ बेटी, ले लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती थी, तू हमारी बेटी नहीं बेटा है। मैं वैसे भी बहुत प्यारी थी, मेरे नाम में ही प्यार छिपा था। जब मैं कॉलेज जाती थी या ड्यूटी पर होती तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता था। हमारे सीनियर डॉक्टर भी इसी पर कभी कभी फंसाते थे, लेकिन मैंने उन्हें खुद को इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रखा। हाँ, लेकिन जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता या किसी मरीज से अधिक पैसे वसूले जाते तो मुझे यह बहुत बुरा लगता था और मैं आवाज़ उठाती थी। इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। प्राचार्य होने के कारण हम उनसे सभी डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वे अस्पताल में क्या क्या करते हैं। कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी होने की बात सामने आई तब मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज़ को कहीं दबाने की कोशिश भी की जा रही थी। मुझसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था। मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने पिताजी को ये बातें बताती जरूर थी, लेकिन वे मुझसे कहते थे, बेटी तुम इन चीज़ों में मत पड़ो। हम गरीब लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर तक हैं बेटा। ये तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो बस, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। पिताजी के शब्द शायद सही थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए पिछले 6 महीनों से मैं प्रचार और विवाह के उत्पीड़न को सहन करती जा रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ इतना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए उन्होंने पहले से ही योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाया करते थे, क्योंकि हमें इन चीज़ों में उलझना नहीं था। खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति भर्ती हुआ था। वहीं आरजीकर अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था। वह 4-5 साल से यहाँ काम करता था, इसलिए उसे हमारे विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को वो बेड दिलवाता था और इसके लिए उसे पैसे भी मिलते थे। लेकिन इस संजय रॉय की नज़र बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नज़रों से देखता था। उसके बारे में भी हमसे चर्चा होती थी, लेकिन वह हमारे प्रचार का बहुत ही खास था और उनके लिए हमेशा काम करता था। इसलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया, क्योंकि बेवजह विवाद नहीं चाहते थे। लेकिन हाँ, संजय रॉय की नज़र बहुत ही खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नज़र उसे खा जाती थी। इसलिए मैं ऐसे आदमी से हमेशा दूर ही रहती थी और इन चीज़ों से उलझना नहीं चाहती थी। उस दिन भी जब मैं घर से काम करने जाने के लिए निकली तो मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा, जब मैं अपने घर से जा रही हूँ और अब मैं अपने माता पिता और अपने छोटे से घर को फिर कभी नहीं देख पाऊँगी। शायद इसलिए मैंने अपने पिता और माँ से कहा कि पिताजी को समय पर दवाई देना, और रोज़ की तरह कहने वाली मैं उस दिन चाहती हूँ कह करके ये अपने घर से बाहर निकली। 8 अगस्त को मेरे पूरे दिन काम पर कर रही थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे का निर्माण भी चल रहा था।
इसलिए ऊपर आ जाने का ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। हम सब वार्ड में इकट्ठा थे। 4-5 दोस्त प्रशिक्षु डॉक्टर भी मेरे साथ थे। हम कुछ चीज़ों पर चर्चा भी कर रहे थे। उस समय संजय रॉय भी वही था और मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वो वहाँ से चला गया और हम सब ने खाना खाया। फिर सभी अपने अपने काम पर चले गए। मैं थोड़ी फ्री थी, इसलिए मैंने रात को माँ को फ़ोन किया। जब तक मैं माँ को फ़ोन नहीं करती थी तब तक वे और पिताजी खाना नहीं खाते थे। उन्हें यह बताना पड़ता था कि मैंने खाना खा लिया है, तभी वे खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मेरी माँ से आज आखिरी बातचीत होगी और इसके बाद मैं कभी बात नहीं कर पाऊँगी। माँ ने फ़ोन उठाते ही मैंने पूछा, पिताजी समय पर दवाइयाँ ले रहे हैं ना? इनका ध्यान जरूर रखना। मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया है। मेरे पिताजी को बीपी की समस्या थी, इसलिए समय पर दवाइयाँ लेना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। उनकी दवाइयाँ कभी छूटी नहीं चाहिए, इसका पूरा ध्यान मैं रखती थी। मुझे याद है कि एक बार पिताजी की दवाइयाँ रात में ख़त्म हो गई थी, तो पिताजी ने सोचा कि एक दिन दवाई न लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सुबह होगी और सुबह जाकर दवाई जरूर ले आऊँगा। लेकिन मैंने घड़ी में देखा तो रात के 11 बजे थे। मैंने वहीं सबका खाना रोक दिया और कहा कि पिताजी की दवाई आने तक कोई भी खाना नहीं खाएगा, और इतनी रात में भी मैं उनके लिए दवा लेने का इंतज़ाम किया। लेकिन अब अस्पताल में ज़्यादा काम होने के कारण मुझे घर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था, इसलिए माँ को ही ज़बरदस्ती सब कुछ बताना पड़ता था और उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि पिताजी की देखभाल करते रहें। उस दिन भी सब कुछ बिना भूले बताया और माँ से बात करके मैंने पूरे फ्लोर पर जाकर मरीजों का चेकअप किया। इसके बाद मैं आराम करने के अपने अगले अध्ययन के लिए अपनी तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम में पहुंची। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ जाना मना है। मुझे पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चल रहा है और उसके होने के कारण ऊपर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था, तो मैं वहाँ चली गई थी। दोपहर के 2-3 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा कि अब थोड़ा सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण बहुत थकान महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन की देखभाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था कि समय बिल्कुल नहीं दे पा रही। इसलिए किताबें और डायरी बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर सो गई। नींद इतनी गहरी थी कि सेमिनार हॉल में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है इसका भी मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। फिर क्या, सुबह के समय संजय रॉय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आया। सेमिनार हॉल में कोई आया इसका भी मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि मेरी गहरी नींद थी। उसके आते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वो मेरे पास आया और उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर हाथ फेरने लगा तब मैंने जाग गई थी। सामने संजय रॉय जैसा दुष्ट व्यक्ति को देखकर मैं बहुत डर गई। नींद में होने के कारण मैंने खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। उसके मुंह की बदबू से मुझे ये समझ में आ गया था कि वो मेरी कोई भी बात सुनने की हालत में नहीं था। मैं उससे मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दे, कह रही थी कि मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। लेकिन आखिरकार उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना मैंने शुरू कर दिया था। तब वो थोड़ा डर गया था और जल्दबाजी में उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ न निकल सके। मैं उससे लड़ रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले। लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी। जैसा कि अब पता चला है, इसका मतलब है कि मेरे खिलाफ सारा षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था। हाँ, ये कहानी पहले से ही रच ली थी। मैं उस दरिंदे को अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। जितना भी मैं कोशिश कर रही थी वो मुझसे दूर ही नहीं हो रहा था। मैं खुद को उससे बचा नहीं पाई। लड़ते लड़ते मैं हार गई और फिर उसने मुझे नोचना शुरू कर दिया, मुझे मारना शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी। कौन कौन मेरा शोषण कर रहा था ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरे दर्द से चीखें निकल रही थी। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि मेरी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी।
लेकिन न जाने क्यों मेरी आवाज़ किसी ने सुनाई नहीं दी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और फिर मेरे स्त्री सम्मान और मेरे सपनों की हत्या कर दी गई, वो भी बहुत ही निर्मलता से, बहुत ही क्रूरता से, बहुत ही भयानक तरीके से। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियां रह गई। मेरा चश्मा टूट गया, उसकी किरचें मेरे खून से सने हुए आंखों में घुस गई थीं। मेरे फटे हुए होंठ मेरी आवाज़ दबाने के लिए उसने मेरे गला दबाया था। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे नाखून से सने हुए खून से सने हुए नाखून मेरे शरीर पर किए गए अनगिनत बार, जांग की हड्डी टूटने तक फैली हुई टांगें और घायल हुए मेरे जननांग, इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन पुरुषों की क्रूरता का मुकाबला किया। लेकिन काश कि उन पुरुषों में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होती तो मेरी आखिरी सांस तक मैं जिंदा रह पाती। मेरे शरीर पर वार करते समय उन्होंने सोचा होता, मुझे मारते समय उन्हें खुद भी दर्द महसूस हुआ होता, लेकिन वो दरिंदे की तरह आकर मुझे बर्बाद कर गए। दोस्तों, उस दिन मेरे अंदर के अस्तित्व का बलात्कार हुआ और आखिरकार इस ट्रेनी डॉक्टर ममता ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। मरते समय मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे माता पिता का चेहरा था। मैं उनको याद कर रही थी, उन्हीं के बारे में सोच रही थी कि अब उनका क्या होगा। यही सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। हर दिन दूसरों की जान बचाने वाली मेरी जान बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं आया था। मरते वक्त भी मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे बाद मेरे माता पिता इतने बड़े दुखों को कैसे सहेंगे। उस दरिंदे ने मेरा शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए भी मार डाला, मेरी हत्या कर दी और फिर मेरे अधनंगे शरीर पर अधूरा कपड़ा डालकर ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। मेरी आत्मा तड़पती रही, मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10 से 12 घंटे की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची थी। सारे सपने एक रात में ही टूट गए। मेरे लिए पूरा दिन सिर्फ एक काम था, मुझे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पता था। मुझे एमडी में गोल्ड मेडल चाहिए था, टॉप कर डॉक्टर बनना था। मैंने अपनी सारी डायरी में भी यही लिखा था, क्योंकि मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया था और एक रात में उनकी मेहनत और मेरी पढ़ाई सब कुछ जलकर राख हो गई थी। असल में अगले दिन से क्या हुआ, कैसे अपराधी पकड़े गए, ये सब आपको पता ही है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह मेरे आत्महत्या की खबर मेरे घर पहुंची कि आपकी बेटी ने हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली है। ऐसा बताया गया तो माँ को सब कुछ खत्म हो गया कहकर रोने लगी। पिताजी तो कुछ सोचने की हालत में ही नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला और हॉस्पिटल लेकर आए और दौड़ते हुए आने वाले मेरे माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि अंदर मेरी हत्या के सबूत मिटाए जा रहे थे। मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी, बेटी को एक बार देखने दो कहकर बार बार रो रही थी, तड़प रही थी। पूरे 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझे देखने की इजाज़त मिली। बेटी को घायल और अधनंगी हालत में देखकर मेरे माता पिता तुरंत समझ गए ये आत्महत्या नहीं हो सकती, हमारी बेटी आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ और पिता तुरंत बोले ये बलात्कार है। माता पिता थे ही, लेकिन रिश्तेदार, दोस्त, सहयोगी सब मेरे लिए जोर जोर से आवाज़ उठाते मेरा बलात्कार करके मेरी हत्या की गई है, इसलिए सभी गुस्से में थे। इतना बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर से वहाँ पहुँचती है और फिर शुरू होती है तो पूछताछ। तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इतनी बड़ी जनता के सामने इस आक्रोश से संजय रॉय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा भी जाता है। बिना कुछ कहे वो आरोपी अपने सारे गहने गुनाह कबूल कर लेता है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और मामला वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। किसी का कहना है कि मेरे साथ सिर्फ बलात्कार हुआ है तो कोई कह रहा था कि सामूहिक बलात्कार हुआ है। मेरे योनि में पाया गया 151 ग्राम का जो सीमेन है वो केवल उस आरोपी का बताया जा रहा है। क्या मेरे साथ हुआ सामूहिक बलात्कार दबाया जा रहा है? अचानक मरम्मत के नाम पर घटनास्थल की दीवारें तोड़ी जाने लगी। उसका क्या, इमरजेंसी रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जो वीडियो मिला था उसमें अब तक कोई सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? क्या बलात्कार और मुझे मारने की साजिश में शामिल बड़े चेहरों को बचाने के लिए सबूत मिटाए जा रहे हैं? जनता के बीच घुसकर क्या उन दरिंदों के कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में आकर सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं और मेरे साथ अत्याचार करने वाले उन लोगों को छोड़कर
फिर से उन्हें जीने का मौका देने का फैसला किया जा रहा है। नहीं पता अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। मैं नहीं जानती कि जो मेरे साथ हुआ है वो क्या हुआ। क्या कभी पता चलेगा? क्या संजय राय को कभी फांसी होगी या नहीं? लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जल्दी ही आपके सामने एक और निर्भया आ जाएगी। यह मत भूलो कि वह कोई बहन हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है और आपकी पत्नी भी हो सकती है, लेकिन होगी तो वह एक औरत ही ना। 2012 में मेरे जैसे ही एक लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उसके आरोपियों को 7 साल के बाद फांसी की सज़ा मिली थी, लेकिन उसे बहुत देर से न्याय मिला। अगर हमारी जैसी दूसरी निर्भया नहीं चाहिए तो मुझे न्याय दिलाओ। दोगे ना मुझे न्याय? करोगे ना मेरी मदद? क्या मेरे माता पिता को उनकी बेटी से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा? मैंने एक डॉक्टर बनकर सभी की सेवा करने का फैसला किया था, सबको एक देवता के रूप में बचाने का फैसला लिया था, लेकिन खुद को बचाने में मैं असफल रही। मरणासन अवस्था में मैंने आखिरकार अपनी सांसें रोक ली और एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई। जीते हुए लोगों की सेवा करके खुशी से जीने का मेरा सपना बस अधूरा ही रह गया। मेरी हत्या और बलात्कार की गुत्थी अब तक सुलझती नजर नहीं आ रही। मैं वही ट्रेनी डॉक्टर बोल रही हूँ, डॉक्टर ममिता, जो कुछ दिन पहले आप तक आपके सामने ही थी। बिना किसी गलती के मैंने अपनी जिंदगी खो दी। काश काश कि उन लोगों में कुछ संवेदनशीलता होती तो आज ये महिला डॉक्टर आपके सामने जिंदा होती। मेरे माता पिता अभी तक इस दुख से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़े होकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिताजी की केवल एक ही बेटी थी, लेकिन आज मैं भले ही ईश्वर के पास आ गई हूँ, मगर अब आप सभी बेटियां मेरे माता पिता की संतान हो। एक बेटी चली गई, लेकिन हजारों बेटे बेटियां उन्हें मिल गए हैं। इसलिए कृपया मेरे माता पिता की देखभाल करें। मेरे पिताजी बहुत ही स्वाभिमानी हैं। वे किसी का पैसा नहीं लेंगे या मदद भी नहीं मांगेंगे। यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि उन्हें सब कुछ मेहनत से ही पसंद है। आज उनकी बेटी उनके पास नहीं है, इसलिए आप ही मेरे माता पिता के बच्चे बन जाएं। जरूरत भी पड़े उनके साथ दें। मेरे माता पिता की मदद करें, मुझे न्याय दिलाएं। मेरे माता पिता को भी सुख से जीने का मौका दें। मुझे पता है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मेरे माता पिता को शांति नहीं मिलेगी और ना ही वो शांति से बैठेंगे। वे अंदर ही अंदर मरते रहेंगे। ईश्वर करे कि मेरे साथ जो हुआ वह किसी और की बेटी के साथ ना हो, किसी भी माता पिता से उनकी बेटी दूर ना हो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ही मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है कि आज मैं उनके पास नहीं हूँ। इतनी कठिन परिस्थिति में मैं उनके आंसू पोंछने के लिए नहीं हूँ। दोस्तों, मुझे न्याय दिलाओ, आरोपियों को सजा दिलाओ और आवाज़ उठाओ। मेरे माता पिता का सहारा बनो, उनकी मदद करो। सच में भले ही अब मैं नहीं हूँ, लेकिन आप ही उनकी संतान बनो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाओ। दोस्तों, आज की ये वीडियो, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वही डॉक्टर ममता की कहानी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में आप इसकी आत्मा की शांति के लिए जय श्री राम जरूर लिखें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी इसी तरीके से दर्द भरी कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें।